आज की डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं हम एंडोक्राइनोलॉजी स्टेप 2 CK की किताब फर्स्ट एड से। तो पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली बार ख़त्म किया था डायबिटीज़ के सेक्शन को पूरे, टाइप 1 और टाइप 2 को डिस्कस किया था साथ में। आज हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे और कुछ थायराइड डिसऑर्डर्स को भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे कहाँ तक हमको लेके चलती है, कहाँ नहीं है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बेसिकली एक सिंड्रोम है। और सिंड्रोम आप कहते हो कब किसी भी उस सिचुएशन को, किसी भी उस कंडीशन को जिसमें मल्टीपल पैथोलॉजीज, मल्टीपल मल्टीपल साइंस, मल्टीपल डिफरेंट डिजीज कंडीशन आके मिल रही हो, उसको सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन का नाम नहीं है। जैसे कि एड्स है, इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, उसमें बहुत सारी इलनेसेस एक साथ पेशेंट को होती हैं। एड्स डिफाइनिंग इलनेसेस होती हैं जो जिसकी वजह से हम उसको सिंड्रोम कहते हैं। तो ये किसी एक डिजीज का नाम नहीं है, इसमें मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। अब क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो मतलब कि मेटाबॉलिक कंडीशंस मल्टीपल होंगी, फिर पेशेंट को जो है ये एक तरह का सिंड्रोम हो रहा है। तो इसमें कौन कौन सी मेटाबॉलिक कंडीशंस है? मेन जो इसका क्रक्स है, जो इसकी बिगिनिंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो आपकी है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं और सिंड्रोम एक्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो इंक्रीज कार्डियो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज और कार्डियोवास्कुलर इवेंट से रिलेटेड होती है। बेसिकली इसमें आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, और आपको जो है हाइपरटेंशन हो जाता है, और आपको बेसिकली हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है, और इसमें आपको जो है ओबिसिटी भी हो सकती है। तो इन मेनली इन कंडीशंस को जो है हम साथ में इंक्लूड करके इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। बेसिकली इसमें जो अगर आप ये जो निमोनिक है, अगर आप इस पर ध्यान दें, जो कि वेट के नाम से निमोनिक है, इसमें जो इन कंडीशंस को इंक्लूड किया गया है वो है वेस्ट एक्सपैंडेड, इम्पेयर्ड ग्लूकोस, हाइपरटेंशन, लो एचडीएल और इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड। ये बेसिकली क्राइटेरिया है कि आपको थोड़ा गाइड करेगी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात हो रही है। जब आप पेशेंट के लैब्स देखेंगे, उनकी हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री में पेशेंट आएगा आपके साथ एब्डोमिनल ओबिसिटी, हाई बीपी, इम्पेयर्ड ग्लाइसीमिक कंट्रोल और डिस्लिपिडीमिया के साथ। तो बेसिकली ये जो कंडीशन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया और आपकी ओबिसिटी, अगर ये सब एक साथ हो रही हो किसी पेशेंट में, या जो है कुछ क्राइटेरिया मैच हो रही हो, जैसे कि 3 आउट ऑफ 5 ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया यहाँ पे दी गई है। कौन कौन सी 5 है? एब्डोमिनल ओबिसिटी, इसमें अमूमन बीएमआई भले नॉर्मल हो पेशेंट का, लेकिन वो एब्डोमिनल वेस्ट साइड से अगर ओबीस है, अगर उसकी वेस्ट की साइज 40 इंचेस से ज़्यादा है, तो हम उसको एब्डोमिनल ओबिसिटी में कंसिडर करेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस में बीएमआई नॉर्मल होता है पेशेंट का, क्योंकि अब बीएमआई हाइट और वेट का जो रिलेशन है उसको कहते हैं। तो क्योंकि अगर उसकी हाइट छोटी होगी, या हाइट हो सकता है बड़ी भी हो, तो उस हिसाब से बीएमआई नॉर्मल होगा। लेकिन पेशेंट ने अगर बहुत सारा फैट अपने वेस्ट एरिया पे एक्यूमुलेट किया हुआ है, तो उसको हम एब्डोमिनल ओबिसिटी में काउंट करेंगे। तो ये आपके बीएमआई पे डिपेंड नहीं करता, ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर मैन मोर देन 40 एंड मोर देन 35 इंचेस वुमेन, ये आपको सेंटीमीटर्स में और इंचेस में दोनों में याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है। सेंटीमीटर में भी आता है, इंचेस में भी आता है, बट वो ज़्यादातर सेंटीमीटर में देते हैं, ताकि पेशेंट थोड़ा, जैसे कि हम एक एग्जामिनीज हैं, जो हम कैंडिडेट्स हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो। ट्राइग्लिसराइड लेवल मोर देन 150, एच डी एल लेस देन 40 या फिर लेस देन 15 वुमेन, बीपी 130/85 से ज़्यादा यानी कि हाइपरटेंसिव, या फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की रिक्वायरमेंट पड़ जाए पेशेंट को, और फास्टिंग ग्लूकोज जो है वो 100 से ज़्यादा। तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, बेसिक वैल्यूज़ है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। तो इनमें से अगर 3 क्राइटेरिया भी अगर मैच करते हैं, तो आप उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम डायग्नोस कर देंगे। अब पेपर में ये काफ़ी एविडेंट होता है, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको छुपा छुपा के देंगे, ये काफ़ी एविडेंट होता है। मगर नॉलेज के लिए और बाकी क्वेश्चंस
ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए, बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये वैल्यूज़ याद होना इंपॉर्टेंट है। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई है, ये नॉर्मल चीज़ों की वैल्यूज़ है, ओवरऑल इन लाइफ भी आपको काम आएंगी और ऊपर से पेपर में दूसरे सवालों के लिए भी आपको काम आएंगे। तो ये जो है आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, इसमें आप ये निमोनिक याद रख सकते हैं। इसकी जो इनिशियल ट्रीटमेंट होती है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है, एंटी हाइपरटेंसिव या एंटी लिपिडीमिक, या फिर जो है आप एंटी डायबिटिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब नहीं करते इनिशियली। इनिशियली आप जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपकी हाइपरलिपिडीमिया और आपकी हाइपरटेंशन दोनों के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है, इनिशियल ट्रीटमेंट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज और इंटेंसिव वेट लॉस आता है। Also consider additional prevention of diabetes with metformin and mitigation of cardiovascular risk with aggressive cholesterol management and बीपी कंट्रोल। सेकेंडरीली आप उसकी कोमॉर्बिडिटीज को कंट्रोल करते हैं जो साथ में उसके पेशेंट के प्रेजेंट होती हैं। अब आ जाते हैं हम थायराइड डिसऑर्डर्स के ऊपर। थायराइड डिसऑर्डर्स में हम लोग, जैसे कि सीरीज में हम लोग क्लिनिकल नॉलेज के ऊपर फोकस करते हैं, तो बेसिक पैथोलॉजी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ी सी यहाँ पे दी हुई है, उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले जो आप थायराइड फंक्शन की टेस्टिंग करते हैं वो आप टीएफटी से करते हैं, जिसमें जो मोस्ट इनिशियल टेस्ट होता है वो आपका टीएसएच होता है। अब टीएसएच इनिशियल टेस्ट भी है और बेस्ट टेस्ट भी है स्क्रीन करने के लिए थायराइड डिजीज को। थायराइड डिजीज को स्क्रीन करने के लिए बेस्ट टेस्ट है ये। अगर आपको स्क्रीन करना है किसी को इनिशियली तो उसको टीएसएच हम कहेंगे। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये बेस्ट टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग भी है। अगर मैं इसको मार्कर के बजाय हाईलाइट कर दूं, ये बेस्ट टेस्ट स्क्रीनिंग के लिए भी है, और ये सबसे, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट भी है आइस, ये इनिशियल टेस्ट भी है बेस्ट। ये आपको याद रखना है कि स्क्रीनिंग के लिए भी काम आता है और ये सबसे इनिशियल टेस्ट भी है किसी भी थायराइड पैथोलॉजी को कैच करने के लिए। अगर ब्रेन इंजरी की हिस्ट्री है, अगर आपके पास ब्रेन इंजरी की हिस्ट्री है या फिर ट्यूमर, रेडिएशन, ट्रॉमा की हिस्ट्री है, तो उस केस में आप फ्री T4 को काउंट करेंगे। फ्री T4 को उस केस में आप काउंट करेंगे। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि TSH बेसिकली आपका सिक्रीट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंटीरियर पिट्यूटरी अगर इंटैक्ट होगी, या फिर प्राइमरी थायराइड की पैथोलॉजी होगी, प्राइमरी थायराइड की पैथोलॉजी होगी, जो थायराइड ग्लैंड का कोई मसला होगा, तो उसमें आप TSH चूज करेंगे। अगर मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर हो गया तो उसमें आप TSH चूज करेंगे। मगर अगर एंटीरियर पिट्यूटरी को कोई डैमेज आया हुआ है, ब्रेन को डैमेज आया हुआ है, कोई रेडिएशन ब्रेन को पड़ी हुई है, ट्रॉमा पड़ा हुआ है, तो उसमें TSH को मेजर करना ज़रूरी नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि उसकी वैल्यू किसी काम की नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी ख़राब हो गई। वो तो आपको पता है कि मोस्ट केसेस में कम आएगा ही आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फिर वो हम सेकेंडरी उसके ऊपर चले गए कि ब्रेन के अंदर ही मसला हो गया तो TSH के अंदर तो मसला होगा ही होगा, तो उसकी ऑथेंटिसिटी खराब हो गई। उसके कम होने से, ज़्यादा होने से हमें कुछ पता नहीं चलेगा, वो डिरेंज्ड वैल्यू ही मिलेगी हमको, कुछ शो नहीं करेगी, क्योंकि मसला ब्रेन में है और TSH सिक्रीट ही ब्रेन से होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से टू बी स्पेसिफिक। तो इस वजह से उन केसेस में हम लोग TSH को मेजर नहीं करते, तो उसमें फिर हम फ्री T4 को देखते हैं कि क्या हिसाब किताब। लेकिन नॉर्मली अगर ये केस नहीं है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, तो अगर ये केस नहीं है तो फिर हम TSH को देखेंगे और उसके बाद हम फ्री T4 को देखेंगे। मगर अगर ये केसेस है ब्रेन इंजरी वाले, तो हम फिर TSH को नहीं देखेंगे, हम फिर फ्री T4 को देखेंगे। ये एक सवाल आया भी हुआ है NBME के अंदर, उन्होंने TSH भी ऑप्शन में दिया हुआ था, फ्री T4 भी दिया हुआ था, और ये आपको सिचुएशन बताई हुई थी। तो ये आपको याद रखना है एक्सेप्शन। फ्री T4 इज द प्रिफर्ड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर थायराइड हार्मोन लेवल्स। फ्री T4 खुद T4 जो है थायरोक्सिन हार्मोन है,
तो अगर आपको सिर्फ थायरोक्सिन हार्मोन कितना है बॉडी में वो देखना है तो आप फ्री T4 ही देखेंगे, डायरेक्टली आप उस हार्मोन की लेवल ही देखेंगे। ठीक है, अगर अगर स्पेसिफिकली आपसे कोई कहता है कि हार्मोन कितना है तो आप हार्मोन की लेवल चेक करेंगे। बट ओवरऑल थायराइड फंक्शन के लिए फिर हम इस डिस्कशन में चले आते हैं कि आप TSH देखेंगे फिर T4 देखेंगे। उससे हमको ओवरऑल थायराइड का फंक्शन पता चलता है कि उसका फंक्शन हो कैसे रहा है। अच्छा, टोटल T4 इसका कोई भी इस्तेमाल, कोई भी इसकी अ, कोई भी फायदा, कोई भी इंडिकेशन नहीं है सच स्क्रीनिंग के अंदर। एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट यूज नहीं होता, हमें कुछ पता नहीं चलता है इसको इस टेस्ट को करते हुए। देखिए, डिफरेंस ये होता है, मल्टीपल चीज़ों, एक चीज़ को टेस्ट करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। तो आपको ना रैशनल पता होना चाहिए हर चीज़ का। अब हम TSH देख रहे हैं, फ्री T4 देख रहे हैं, उसका एक रैशनल है, उसको उससे हमको कुछ पता चलता है। टोटल T4 से हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा, कुछ हमें अंदाज़ा नहीं होगा। टोटल T4 हो सकता है बड़ा हुआ हो सकता है कम हो, लेकिन जैसा कि इस पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है कि 99% of the circulating T4 is bound to thyroxine binding globulin. The total T4 levels can be altered by changes in the levels of binding protein. अब अगर एक चीज की वैल्यू किसी फिजियोलॉजिकल प्रोटीन या किसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के साथ बाउंड है ना, वो कभी भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट ऑथेंटिक नहीं हो सकता। क्योंकि TBG जिन सिचुएशंस में एलिवेटेड होगा या कम होगा, जो कि सिचुएशंस आगे आएंगी, तो उसमें उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो इससे टोटल T4 को हम एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट यूज नहीं करते, क्योंकि ये थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, कुछ लेवल, कुछ सिचुएशंस होती है जिसमें थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की लेवल डिफरेंट होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी है, ताकि फिर आपको उस हिसाब से सवालों को आप सॉल्व कर सकें। बट ये जो है एज एन एडुकेट टेस्ट नहीं होता। पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो है थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, रेडियो एक्टिव आयोडीन रिएप्टिक टेस्ट जो है, ये थायराइड लेवल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थायराइड अपटेक को चेक करता है कि अगर कोई भी नोड्यूल है या थायराइड ग्लैंड पूरी खुद थायराइड ग्लैंड है, तो वो जो ग्लैंड है वो हाइपर फंक्शनिंग है कि नॉन फंक्शनिंग है, कि उसमें फंक्शन ज़्यादा हो रहा है या फिर वो नॉन फंक्शनिंग है। सही, क्योंकि ये इसका रैशनल ये होता है कि आयोडीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आयोडीन जाहिर सी बात है उस ग्लैंड में या ग्लैंड की उस जगह में अपनी अपटेक को बढ़ाएगा या ज़्यादा जमा होगा जहाँ पे फंक्शनिंग ज़्यादा होगी। जहाँ पे थायराइड हार्मोन जिस जगह पे ज़्यादा बन रहा है, चाहे वो ग्लैंड हो चाहे वो नोड्यूल हो, उस पॉइंट के ऊपर ही आयोडीन ज़्यादा अपटेक होगा। तो इसलिए हम ये स्कैन करते हैं ताकि हमें पता चले कि किसी एक एक जगह स्पेसिफिक के ऊपर अपटेक हो रहा है, कि एक एडिनोमा है, थायराइड एडिनोमा है, या तो मल्टीपल जगहों पे अपटेक हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे अगर ये जो है वो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, और हमने इसके ऊपर रायू टेस्ट ये किया, ठीक है, रायू टेस्ट इसके ऊपर किया हमने, और हमें आयोडीन अपटेक यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, ये हमें आयोडीन अपटेक मिल गई, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है एक एडिनोमा है। एडेनोमा मतलब एक सिंगल नोड्यूल है, टॉक्सिक एडेनोमा। अगर हमें मल्टीपल जगहों पे मिल रही है तो हम इसको कहेंगे टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर, क्योंकि मल्टीपल जगहों पे मिल रही है और नोड्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम उसको टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर कहेंगे। और अगर हमें डिफ्यूजली हमें अपना इसका अपटेक जो है बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, तो फिर जो है हम इसको ग्रेव डिजीज की तरफ लेके जाएंगे, जो कि एक डिफ्यूज हाइपोथायराइडिज्म की तरफ आता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस हैं आपको पता होना चाहिए इनके। ये जो है एप्लीकेशन होती है आपकी रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक। अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम ये आपने पहले भी देखी हुई होगी फर्स्ट एड में, दूसरी बुक्स में। ये एक आपको बेसिकली थायराइड फॉर्मेशन बता रही है कि थायराइड आयोडीन का अपटेक होता है यहाँ से, फॉलिकुलर सेल से, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और पर्कुलेट के जरिए जो है आयंस को
जमा किया जाता है, उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है और उसके बाद उसे थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में कन्वर्ट करके फिर इसकी आयोडीनेशन होती है, फिर DIT और MIT मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और जो हार्मोन्स, जो कैटलिस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको फिर प्रोपाइल थायोरेसिल और मेथिमोजोल जो है ब्लॉक करती है, तो उससे फिर आपकी फॉर्मेशन कम होती है थायरोग्लोबुलिन की। यहाँ से बन के थायरोग्लोबुलिन रिलीज करता है अपना T4 T3। एक छोटा सा ओवरव्यू है यहाँ पे, इसकी समरी भी लिखी हुई है अगर आप पढ़ना चाहें तो। दो DIT मॉलिक्यूल जो है वो T4 बनाते हैं और एक MIT और DIT मॉलिक्यूल जो है वो T3 बनाता है। तो ये एक इसकी समरी है जो अगर आप देखना चाहें तो। एज सच कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसी के हवाले से। ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, डोपामीन और सोमैटोस्टेनिन एंड रेक्सिनोइड्स जो है वो आपके बेसिकली हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देते हैं और TRH को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपके हाइपोथैलेमस में से TRH की सिक्रीशन को ब्लॉक कराएंगे तो फिर ये TSH को भी नहीं रिलीज करवाएगा और फिर थायराइड फंक्शनिंग भी डिक्रीज होगी। तो ये आपके पास 4 एजेंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। सोमैटोस्टेटिन तो आपको पता ही होगा, मगर डोपामीन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी यही काम करते हैं। ठीक है, डोपामीन जो है वो बेसिकली प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं इसे। तो TRH का, प्रोलैक्टिन का भी ऐसा सिलसिला होता है कि अगर जो है TSH अगर कम है तो फिर जो है TSH अगर कम है तो TRH ज़्यादा रिलीज होगा, और TRH अगर ज़्यादा रिलीज होगा तो फिर प्रोलैक्टिन भी जो है ज़्यादा रिलीज होता है। तो TRH का और प्रोलैक्टिन का जो है कुछ इस तरीके से इसका ताल्लुक होता है कि अगर TRH बढ़ा हुआ होता है, अगर TRH बढ़ा हुआ होता है तो प्रोलैक्टिन जो है भी ज़्यादा सिक्रीट होता है, प्रोलैक्टिन। तो ये आपको पता होना चाहिए। और डोपामीन जो है, डोपामीन का ये ताल्लुक है कि अगर डोपामीन ज़्यादा है तो प्रोलैक्टिन जो है वो कम होगा। डोपामीन ज़्यादा है तो प्रोलैक्टिन जो है वो कम होगा। तो इस वजह से इस तरीके से ये जो है ऑपोजिट हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि डोपामीन जो है वो TRH के ऑपोजिट है, अगर आप ये कहना चाहें तो। ठीक है, और ये जो है आपका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस कुछ कह सकते हैं आप, इस तरीके से बन रहा है। T3 T4 जो है इंटर्न एंटीरियर पिट्यूटरी को भी जो है आप देख सकते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी को भी नेगेटिव फीडबैक देते हैं और हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक देते हैं। और ये तो आपको एजेंट्स याद रखनी है जो कि हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देते हैं। सोमैटोस्टैटिन जो है वो, सोमैटोस्टैटिन एंटीरियर पिट्यूटरी को भी नेगेटिव फीडबैक देता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपर थायरोटॉक्सिकोसिस के ऊपर आते हैं। इससे पहले एक की फैक्ट पढ़ लेते हैं यहाँ पे, जो कि ये है कि TBG जो है वो प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन में भी बढ़ जाता है और इन्फेक्शन में भी बढ़ जाता है। तो इसमें आपको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि TPG कुछ सिचुएशन में बढ़ जाता है तो आपको टोटल T4 भी बढ़ा हुआ मिलेगा इसमें, मगर फ्री T4 जो है वो नॉर्मल होता है इन केसेस में। इन केसेस में कुछ एरोज आते हैं, एरोज वाले सवाल आते हैं जिसमें TSH जो है वो यहाँ तो बढ़ा हुआ होगा, यहाँ तो नॉर्मल होगा। इसमें टोटल T4 आपको जो है बढ़ा हुआ मिलता है, टोटल T4 बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, फ्री T4 आपको नॉर्मल मिलेगा। और रेडियो आयोडीन अपटेक वैसे इसमें करते तो नहीं है, लेकिन करेंगे तो आपको वो भी नॉर्मल मिलेगी। तो प्रेगनेंसी, एस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन और इन्फेक्शन, ये आपको पता होना चाहिए कि TPG बढ़ा सकते हैं और इंटर्न जो है टोटल T4 की वैल्यू को ही बढ़ा सकते हैं। की फैक्ट, एक्सोप्थेल्मोस, प्रीटिबियल मिक्सेडीमा एंड थायराइड ब्रूई, ये जो तीन प्रेजेंटेशन है, वो बेसिकली आपके
एक्सोप्थेल्मोस, पेरिटिबियल मिक्स एडिमा और थायराइड ब्रूई जो है ये ग्रेव्स डिजीज के लिए स्पेसिफिक होती है। सही है, ये हो गया। यहाँ पे अब थायरोटॉक्सिकोसिस की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, हाइपरथायराइडिज्म बेसिकली ज़्यादा सिंथेसिस T3 T4 की, उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस एक कंडीशन है, एक स्टेट है बॉडी का, जिसमें T3 T4 की लेवल ज़्यादा है। तो बेसिकली थायरोटॉक्सिकोसिस आपको साइंस एंड सिम्टम्स देती है हाइपरथायराइडिज्म के। हाइपरथायराइडिज्म ऐसा भी हो सकता है कि सब एक्यूटली प्रेजेंट करे, कि उसमें सिम्टम्स नहीं आए हुए हाइपरथायराइडिज्म के, लेकिन उसकी लेवल बड़ी, सिंथेसिस बढ़ी हुई है T3 T4 के, आपको TSH की लेवल कम मिलेगी, मगर अभी तक उन्होंने सिम्टम्स नहीं दिखाए। अगर आपने किसी पेशेंट को लकीली जल्दी अर्ली डायग्नोज कर लिया तो सिम्टम्स नहीं आए, लेकिन अगर उससे सिम्टम्स आए हैं तो उसे हम थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। वैसे ही थायरोटॉक्सिकोसिस जो है वो ज़्यादातर दूसरी कंडीशंस में भी हो सकता है, जिसके अंदर आपका T3 T4 की सिंथेसिस ज़्यादा नहीं हो रही हो। मिसाल के तौर पे सब एक्यूट थायरोडाइटिस है या पोस्टमार्टम थायरोडाइटिस है, उसमें आपकी सिंथेसिस ज़्यादा नहीं हो रही होती, लेकिन थायरोडाइटिस जितने भी होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है थायराइड ग्लैंड की। तो उसके अंदर जो थायराइड हार्मोन पहले से ही बना हुआ होता है वो एकदम से रिलीज हो जाता है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से एकदम से जो है लेवल बढ़ जाता है ब्लड में T3 T4 का, और एक ट्रांजिएंट थायरोटॉक्सिक स्टेट आती है जिसके अंदर आपको सिम्टम्स मिलते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस के, हाइपरथायराइडिज्म के। तो उसको आप हाइपरथायराइडिज्म नहीं कहोगे, उसको आप थायरोटॉक्सिकोसिस कहोगे, क्योंकि सिंथेसिस नहीं बढ़ी हुई उसमें, उसमें सिर्फ लेवल बढ़ी हुई है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, मेडिकली ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। मोस्ट कॉमनली ग्रेव्स डिजीज की वजह से होती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस एंड हाइपरथायराइडिज्म इज ग्रेव डिजीज, ये आपको पता होना चाहिए। की फैक्ट पढ़ लेते हैं कि TSH रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज जो है वो ग्रेव्स डिजीज में होती है, ये तो आपको पता ही है। और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज जो है वो बेसिकली आपके हाशिमोटो के अंदर होंगी। और ये वाला की फैक्ट पढ़ लेते हैं कि स्क्रीनिंग थायराइड डिसफंक्शन के लिए आपको TSH मेजर करना होता है सबसे पहले। अगर नॉर्मल है तो आप कुछ भी नहीं करोगे, अगर हाई है तो आप फ्री T4 मेजर करोगे, पता करने के लिए कि T4 जो है वो कम है या ज़्यादा है। और अगर लो है फिर भी आप फ्री T4 और T3 की तरफ जाओगे। तो इस तरीके से पहले आप टी से TSH की तरफ जाते हो, फिर T4 की तरफ जाते हो थायराइड डिसफंक्शन को मेजर करने के लिए। ग्रेव्स डिजीज में ऑटो इम्यून कॉज होता है हाइपरथायराइडिज्म का, इसमें TSH रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज होती है, रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रही होती है, तो वो ग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा T3 T4 बनाता रहता है। टॉक्सिक एडेनोमा मल्टीनोडुलर गोइटर जो है वो हाइपरथायराइडिज्म करवाती है, मगर एक कुछ नोड्यूल्स बन जाते हैं जो कि ऑटोनोमस प्रोडक्शन करवाते हैं थायराइड हार्मोन की, उसमें कोई ऑटो इम्यून फिनोमेना नहीं होता। और थायराइडोटिस जो है वो ट्रांजिएंट इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, जिसमें प्रीवियसली सिंथेसाइज थायराइड हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड में T3 T4 की लेवल बढ़ जाती है, तो वो थायराइड टॉक्सिकोसिस की स्टेट करवाते हैं। अब वो ट्रू हाइपरथायराइडिज्म नहीं होती, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर लिया। हाइपर थायरोडाइटिस में थायरोटॉक्सिकोसिस के बाद बहुत मुमकिन है कि एक हाइपोथायरॉयड फेज आए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो हार्मोन रिलीज हुआ है ब्लड में वो खत्म तो होगा कभी ना कभी। तो उसके बाद फिर हाइपोथायरॉयड फेज आ जाता है, क्योंकि सिंथेसिस तो बढ़ी नहीं हुई हार्मोन्स की, तो इस वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स आने लगते हैं उसके बाद। तो पहले एक हाइपरथायरॉयड फेज आता है, थायरोटॉक्सिक फेज आता है, फिर हाइपोथायरॉयड फेज आता है। ये प्रेजेंटेशन आपने याद रखनी है। और फीटल थायरोटॉक्सिकोसिस में ये बेसिकली एक ट्रांजिएंट फेज होता है, जो ग्रेव्स डिजीज की पेशेंट होती है, अगर उसको प्रेगनेंसी हुई है और उसका अगर उसने डिलीवर किया है एक इन्फेंट, तो उसके इन्फेंट के ब्लड में IgG एंटीबॉडीज, क्योंकि TSH स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज जो होती है, रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग जो होती है वो IgG होती है, तो वो प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस के अंदर चली जाती है और फिर वो उसके अंदर भी थायरोटॉक्सिकोसिस करवाती है, मगर ये सिर्फ फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए होता है, फिर ये खत्म हो जाता है। तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं होती। अगर बहुत सिवियर केसेस हैं तो फिर आप ट्रीटमेंट देते हो उसके अंदर। ये कुछ एरो वाले क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप 2 में भी आते हैं, 1 में तो आते ही आते हैं।
तो ये आपको पढ़ना है। फर्स्ट प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में टीएसएच कम होगा और ये दोनों हार्मोन्स बढ़े हुए होंगे। ये कंडीशंस है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, बाकी तो आपने पढ़ी हुई होंगी, लेकिन अमीरोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमीरोन भी करवाता है, पोस्ट वायरल थायराइडाइटिस भी करवाता है, थायरोटॉक्सिकोसिस भी करवाता है। अगर थायरोटॉक्सिक स्टेट है, फिर अगर थायरोडाइटिस का क्वेश्चन है और थायरोटॉक्सिक स्टेट है, फिर आप ये चूज करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में टीएसएच जो है वो बढ़ा हुआ होगा और ये दोनों हार्मोन से बढ़े हुए होंगे। ये रेयर होता है, लेकिन एक पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से हो सकता है। वैसे पिट्यूटरी एडिनोमा जितने भी होते हैं वो हाइपो फंक्शनिंग होते हैं, उनकी फंक्शनिंग डिक्रीज हो जाती है, बढ़ती नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हाइपर फंक्शनिंग एडिनोमा भी आ जाए। तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में अगेन टीएसएच बढ़ा हुआ होगा, ये दोनों हार्मोन्स कम होंगे। हाशिमोटो इसका सबसे कॉमन कॉज है। और सेकंड कॉमन कॉज आइट्रोजेनिक है, जिसमें आप रेडियो एक्टिव एब्लेशन कर देते हो तो उसके बाद हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट को फॉर लाइफ हो जाता है। अम्यूडेरोन ये भी करवा सकता है, अम्यूडेरोन हाइपोथायराइडिज्म भी करवा सकता है, हाइपर थायराइडिज्म भी करवा सकता है। हाइपर इसलिए करा सकता है क्योंकि अम्यूडेरोन के अंदर खुद आयोडीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो ज़्यादा आयोडीन प्रोवाइड करते हैं और हाइपर थायराइडिज्म करवाते हैं। और हाइपो इसलिए करवा सकता है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप ज़्यादा अगर आयोडीन मॉलिक्यूल्स अगर थायराइड ग्लैंड को दे दें, अगर बहुत सारे आयोडीन मॉलिक्यूल्स दे दें थायराइड ग्लैंड को, तो उसकी प्रोडक्शन जो है कम हो जाती है। इसको वुल्फ चायकॉफ इफेक्ट भी कहते हैं। शायद आपने पढ़ा हुआ हो कि थायराइड की सर्जरी से पहले पेशेंट को आयोडीन लोडिंग करवाते हैं, ताकि उस ग्लैंड का जो साइज़ है वो छोटा हो जाए, थायराइड ग्लैंड का, उसकी फंक्शनिंग कम हो जाए, उसका साइज़ छोटा हो जाए, वैस्कुलैरिटी उसकी थोड़ी सी कम हो जाए, सर्जरी में हमें थोड़ी सी आसानी होती है। तो वुल्फ चायकॉफ इफेक्ट होता है ये। अगर मैं इसको लिख देता हूँ, अगर आप खुद स्पेलिंग का पक्का नहीं है, वो आप देख लेना, पता नहीं क्या स्पेलिंग है इसकी, बट वो आप देख लेना, वुल्फ चायकॉफ इफेक्ट होता है। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में सारे कम होंगे, एरोस, और ये प्राइमरीली पिट्यूटरी नॉन फंक्शनिंग एडेनोमास की वजह से होता है, ज़्यादातर यही कॉमन होता है। पोस्ट सर्जरी, पोस्ट पिट्यूटरी सर्जरी के बाद भी ये चीज़ हो सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म के अंदर सिम्टम्स नहीं आए हुए होते, ये नॉर्मल होते हैं, मगर टीएसएच बढ़ा हुआ होता है। सब क्लिनिकल का मतलब है बेसिकली सिम्टम्स नहीं आए हुए, ये माइल्ड एलिवेशन हुई भी होती है, एसिम्टोमेटिक पेशेंट होता है, बट ये हाइपोथायराइडिज्म की तरफ जा रहा है, तो आपको इसको डील करना है। यूथायराइड सिक सिंड्रोम काफ़ी बार आता है पेपर में। इसमें बेसिकली टीएसएच नॉर्मल होता है और आपका T3 जो है वो बेस ज़्यादातर कम होता है। T4 जो है वो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन T3 जो है वो कम होता है। इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर किसी पेशेंट को बहुत सीरियस इलनेस है और वो काफ़ी जो है बेड रेस्ट के ऊपर है या उसकी काफ़ी इंटेंस ट्रीटमेंट चल रही है, तो उसके पास जो है वो रिवर्स T3 भी बढ़ जाएगा उसकी ब्लड में और T3 भी बढ़ जाएगा। क्योंकि रिवर्स T3 इसलिए बढ़ता है क्योंकि T4 जो है वो रिवर्स T3 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। कैलोरिक डेप्रीवेशन और साइटोकाइंस वगैरह की वजह से इंक्रीज इन्फ्लेमेटरी स्टेट होता है बॉडी में, उसकी वजह से फिर ये चीज़ होती है। तो आपको याद रखना है कि रिवर्स T3 भी जो है एरोज में वो दे सकते हैं, ये भी बड़ा हुआ होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। T3 भी इसके अंदर बढ़ा हुआ, T3 जो है वो इसके अंदर कम होता है, ठीक है। T3 इसके अंदर कम होता है, रिवर्स T3 बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि T4 जो है T3 के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा, रिवर्स T3 में कन्वर्ट हो रहा है साइटोकाइंस की वजह से। तो रिवर्स T3 बढ़ा हुआ होगा, बाकी सब कुछ कम होगा या तो नॉर्मल होगा, मगर T3 कम होगा और रिवर्स T3 जो है वो बढ़ा हुआ होगा। ये दोनों तो आपको याद रखना है, बाकी चीज़ें जो है नॉर्मल हो सकती है। हिस्ट्री प्रेजेंटेशन, ये बेसिकली हाइपरथायराइडिज्म की है कि वेट लॉस, हीट इंटॉलरेंस, एंजाइटी, पैल्पिटेशन, बाउल फ्रीक्वेंसी, मायोपैथी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, इंसोम्निया इंपॉर्टेंट है, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मैलिटीज इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही है। दूसरा वार्म मॉइस्ट स्किन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्वाइटर हो सकता है पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म में, हाइपरटेंशन हो सकता है पेशेंट को,
ये तो पता ही होता है, साइनस टैकीकार्डिया कॉमन है, एट्रियल फिब्रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइन ट्रेमर, लेड लैग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। हाइपर एक्टिव जो है रिफ्लेक्सेस होंगे, एक्सोथैलेमस होगा, इसमें क्योंकि एंटीबॉडीज जो है वो फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट कर रही होती हैं, तो पीछे जो है वो कनेक्टिव टिश्यू बढ़ जाता है और उसके आई के पीछे, तो इस वजह से आई जो है वो बाहर की तरफ जो है एक्सट्रूड कर रही होती है बाहर की तरफ, क्योंकि पीछे का जो टिश्यू है वो बढ़ जाते हैं। प्री टिबियल मिक्सडीमा जो है वो स्वेलिंग होती है, थोड़ी सी एडिमा टाइप होता है टिबिया का, वो हो जाता है आपको। और एक्रोपैच होती है इसके अंदर, थायराइड ब्रूइड्स, थायराइड ब्रूई जो है वो इसके अंदर नजर आती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सिर्फ ग्रेव डिजीज के अंदर नजर आता है। तो बेसिकली एक्सोथैल्मोस, एक्सोथैल्मोस जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि एक्सोथैल्मोस, मिक्सोडीमा, एग्रोपैची और थायराइड ब्रूइड्स, थायराइड ब्रूई जो है वो ग्रेव डिजीज के अंदर नजर आते हैं। थायराइड ब्रूइज जो है, ब्रूइज कहते हैं इन्हें, ब्रूइज जो है वो ग्रेव डिजीज में नजर आते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी फाइंडिंग्स हैं वो ग्रेव डिजीज में नजर आती है। बाकी आपको सारे थायरोटॉक्सिक स्टेट में मिल सकती है, लेकिन ये फाइंडिंग सिर्फ आपको ग्रेव डिजीज में मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए बात। जो कार्डिक फाइंडिंग्स में इंक्रीज हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, इससे बेसिकली एक प्रपोज मैकेनिज्म होता है कि वो जो T3 T4 हार्मोन्स होते हैं वो बीटा रिसेप्टर्स को बढ़ा देते हैं हार्ट के अंदर, तो इस वजह से जो है वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी और रेट बढ़ जाता है। कोई की फैक्ट तो नहीं रह गया, ये वाला रह गया एक। थायराइड स्टॉर्म जो है वो एक एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म है थायराइडोक्सिकोसिस की। इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है, फीवर, डिलीरियम हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट ये होती है कि आप बीटा ब्लॉकर्स और एंटी थायराइड ड्रग्स देते हो, और उसके बाद आप आयोडीन देते हो, और स्टेरॉइड्स आप दे सकते हो अगर बहुत ही सिवियर कंडीशन हो। तो सबसे पहले जो जो फर्स्ट लाइन होता है इसमें ये होता है कि आप बीटा ब्लॉकर्स देते हो, पहले तो आप स्टेबलाइज करोगे पेशेंट को। ठीक है, स्टेबलाइज करने के बाद आप जो है बीटा ब्लॉकर्स दोगे, उसके बाद एंटी थायराइड ड्रग्स दोगे और आयोडीन दोगे। ये जो है इसकी ट्रीटमेंट होती है। थायराइड स्टॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो है इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इसको जल्दी से ट्रीट करना होता है। इसका पेशेंट बेसिकली आपको प्रेजेंट करता है कि इनएडिक्वेटली कंट्रोल्ड थायराइड डिजीज है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसकी आपने सर्जरी कर ली या उसको कोई इन्फेक्शन हो गया, सिवियर कोई सिवियर स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई, तो एकदम से जो है थायराइड शूट अप करता है और थायरोटॉक्सिक स्टेट आ जाती है बॉडी के अंदर। इसको ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इमरजेंसी कंडीशन है। क्यू बैंक में आप इसके काफ़ी सारे सवाल देखोगे। अच्छा, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 24-year-old women with hypothyroidism presents at 10 weeks. Her only medication is levothyroxine. What adjustments probably needed for her levothyroxine dose? अब हमने ऊपर पढ़ा था कि प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो टीबीजी जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसके अंदर वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि टीबीजी जो है वो बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। तो टीबीजी बढ़ेगा तो टोटल टी फोर भी बढ़ेगा, और फ्री टी4 जो है वो या तो नॉर्मल होगा या तो कम हो जाएगा। ज़्यादा वो बाइंड कर रहा है ना, तो या तो नॉर्मल होगा या तो वो कम हो जाएगा। तो इसमें अमूमन आपको जो इसका आंसर है वो ये है कि आपको लेवोथायरॉक्सिन का डोज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ रही है, फ्री टी4 हार्मोन जो है वो बढ़ रहा है। मतलब नॉर्मल शख्स में तो ये खुद ब खुद जो है एडजस्ट हो जाता है, टीएसएच बढ़ता है, कम होता है, इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन एक पेशेंट ऑलरेडी हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर है, तो मतलब उसकी फंक्शनिंग इम्पेयर्ड है। इम्पेयर्ड पेशेंट के अंदर आपने उसकी फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट के ऊपर उसे नहीं छोड़ना होता, आपने उसकी एडजस्टमेंट खुद करनी होती है। तो उसमें जो है वो आप लेवोथायरॉक्सिन का डोज आपको बढ़ाना होता है, ये इसका आंसर है। क्योंकि टीबीजी बढ़ेगा, हार्मोन बाइंड होगा, फ्री हार्मोन जो है, जो फंक्शनिंग हार्मोन है वो कम होगा, बाइंड वाला बढ़ जाएगा, जो फ्री वाला है वो कम हो जाएगा, इसलिए आपको डोज बढ़ाना है ताकि फ्री हार्मोन बढ़ जाए।
ठीक है, 10-year-old boy presents to the ED with 2 weeks of polyuria, polydipsia, new onset lethargy. Physical exam के अंदर आपको severe dehydration, labs reveal करते हैं blood glucose 500, diagnosis of DKS made and the patient is started on insulin, non-dextrose containing IV fluids. Glucose recheck के ऊपर उसका 250 है. What is the next best step in management? इसके अंदर बेसिकली पेशेंट जो है आपको इस सिम्टम्स के साथ मिल रहा है, जो कि सिवियर डिहाइड्रेशन, और ये बेसिकली सारा जो है ना आपका, आप ये कह सकते हो कि डायबिटीज वाली सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं. इसमें डीके की डायग्नोसिस दी हुई है, और इसमें आपने फर्स्ट, सबसे पहले जो है ना आपने इसको स्टेबलाइज करना है, और स्टेबलाइज के बाद आपको जो है चेक करना होता है कि पोटेशियम लेवल्स क्या है इसकी, और आपने एनोइन गैप कुछ चेक करना होता है. ठीक है, पोटेशियम लेवल्स इसकी क्या है, एनोइन गैप को चेक करना होता है. अमूमन जो है इसकी पोटेशियम लेवल्स कम होंगी तो फिर आप जो है इसको पोटेशियम की सप्लीमेंटेशन करोगे, और फिर इस तरीके से आगे जो है इसको लेके चलोगे. तो इस सिचुएशन को कंटिन्यू करते हैं. डायग्नोसिस के लिए बेस्ट इनिशियल टेस्ट जो है TSH होता है, फिर T4 लेवल्स होते हैं, T3 को हम लोग मेजर नहीं करते, और इसके बाद फिर अगर हमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम रेडियोएटिक अपटेन स्कैन करते हैं, देखने के लिए कि डिफ्यूजली ग्लैंड का प्रॉब्लम है या जो है वो एक नोड्यूलर प्रॉब्लम है. ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट सबसे पहले ये करते हैं, हम लोग बीटा ब्लॉकर्स दे देते हैं ताकि थायरोटॉक्सिकोसिस की जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाए. सबसे पहले जो है हम ये देते हैं, एक्यूटली हम सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए ये देते हैं. उसके बाद हम एंटी थायराइड देते हैं, इनको काम करने के लिए टाइम लगता है, तो उसके बाद जो है हम एंटी थायराइड मेडिकेशन देते हैं. पहले हम अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो हम प्रोपेनॉल देंगे. सवाल में बताया है कि पेशेंट को अगर अभी सिम्टम्स आ रहे हैं थायरोटॉक्सिकोसिस का तो हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे. अगर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पूछी हुई है तो एंटी थायराइड हार्मोन से मेडिकेशन देते हैं इनको, क्योंकि इनको टाइम लगता है ना काम करने के लिए, और ये स्टेबलाइजिंग के लिए काम करती है. डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ये नहीं होती. डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए आपको सर्जरी करनी होती है या फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन देनी होती है. चाहिए आपकी एक्सोथैलेमस की पिक्चर आ गई है, प्रीटिबियल मिक्सेडिमा की पिक्चर है, आप पॉज करके इसको देख भी सकते हैं. डेफिनेटिव ट्रीटमेंट आपकी रेडियो एक्टिव आयोडीन अब्लेशन है या फिर सर्जरी, टोटल थायराइडेक्टमी है, ज़्यादातर ये प्रेफर की जाती है. ठीक है, लेकिन अगर ऑप्थेल्मोपैथी प्रेजेंट है, अगर एक्सोथैल्मस प्रेजेंट है, तो फिर हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये फिर उसको वर्सन कर देती है. अगर एक्सोथैल्मस प्रेजेंट नहीं है तो फिर हम ये करते हैं क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट इतने नहीं होते. जाहिर सी बात है, सर्जरी करेंगे तो उसके एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा होते हैं. मोस्ट कॉमनली ये रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी की जाती है, अब्लेशन. इसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन के मॉलिक्यूल्स देते हैं, वो ग्लैंड रिएक्टिव रिएप्टेक, जो ग्लैंड है वो हाइपर फंक्शनिंग होता है तो उसका रिएप्टेक बढ़ा हुआ होता है, रेडियो एक्टिव आयोडीन इसके अंदर जाता है और ग्लैंड को जो है वो डिस्ट्रॉय कर लेता है पूरी तरीके से, इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करवा के. अच्छा, लेवोथायरॉक्सिन आप दे सकते हैं पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि अक्सर इसमें ये होता है कि इन दो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के बाद थायराइड ग्लैंड आपकी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो फिर आप पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा. हाइपोथायरॉयडिज्म फिर भी जो है मैं उसको, हाइपोथायरॉयडिज्म को मेंटेन करना इजी होता है, लेकिन हाइपर थायरॉयडिज्म को मेंटेन करना मुश्किल होता है. हाइपोथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट आप लाइफ लॉन्ग दे सकते हो, क्योंकि एक टैबलेट होती है या फिर एक जो है इंजेक्शन होती है वो आप लगा सकते हो, और लाइफ लॉन्ग थायराइड ट्रीटमेंट दे सकते हो. रिलेटिवली ईजी होता है, उसके इतने इफेक्ट्स भी नहीं होते. तो पेशेंट को इन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के बाद आपने लाइफ लॉन्ग लेवोथायरॉक्सिन देनी होती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है. ऑप्थेल्मोपैथी के लिए स्पेसिफिकली आप स्टेरॉइड्स देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है कि ऑप्थेल्मोपैथी के लिए, एक्सोप्थेल्मोस के लिए आप स्टेरॉइड्स देते हैं, स्पेशली अगर डिप्लोपिया या विजन खराब हो रहा है. वैसे आप नहीं देंगे, लेकिन अगर डिप्लोपिया हो रहा है या विजन खराब हो रहा है, सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप स्टेरॉइड्स देंगे. अच्छा, कॉम्प्लिकेशन जो इसकी है, थायराइड स्टॉर्म है जो कि एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म है थायराइडोक्सिकोसिस का. इसमें आईसीयू में ट्रीटमेंट देते हैं और बीटा ब्लॉकर्स और हाई डोज एंटी थायराइड मेडिकेशन देंगे सबसे पहले.
और फिर आयोडीन देते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म के अंदर हम देते हैं, ताकि फिर उसकी जो फंक्शनिंग है वो कम हो जाए। स्टेरॉइड दे सकते हैं लास्ट लाइन, अगर बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो। अच्छा, अनट्रीटेड हाइपरथायराइडिज्म कैन लीड टू लॉन्ग टर्म बोन लॉस, ये इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म जो सिक्वेला है अनट्रीटेड हाइपरथायराइडिज्म का, वो बोन लॉस होता है, ये आपने याद रखना है, अलॉन्ग विद मेनी अदर फैक्टर्स एज वेल। जो दूसरे सिम्टम्स हैं उनके उनके साथ साथ लॉन्ग टर्म बोन लॉस जो है वो उसका एक फैक्टर है, एक लॉन्ग टर्म जो है इसका अफेक्ट है। Myxedema coma can be triggered by in a hypothyroid patient by acute events such as infection, MS, stroke or trauma sedative drugs, surgery, levothyroxine non-compliance। जिस तरीके से थायराइड स्टॉर्म हाइपरथायराइडिज्म या थायराइडोक्सिकोसिस का जो है एक कॉम्प्लिकेशन है इमरजेंसी, वैसे मिक्सेडीमा जो है, मिक्सेडीमा कोमा जो है, वो बेसिकली आपके हाइपोथायराइडिज्म का एक कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा हाइपोथायराइड स्टेट बॉडी के अंदर आ जाती है। ये भी एक एक्यूट और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसको आपने ट्रीट करना है। जिस तरीके से थायरोटॉक्सिकोसिस स्ट्रेसफुल कंडीशन से आ सकता है, वैसे ही मिक्सेडोमा कोमा स्ट्रेसफुल कंडीशन से आ सकता है। एक्यूट इन्फेक्शन हो गया, एमआई, स्ट्रोक हो गया, सेडेटिव ड्रग्स हो गए, सर्जरी हो गई, या फिर पेशेंट अपनी मेडिसिन ले ही नहीं रहा। इन दोनों सिचुएशंस के अंदर या तो अनकंट्रोल्ड नॉन कंप्लाइंट पेशेंट होगा, अनकंट्रोल्ड हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म के साथ होगा, या तो फिर सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स होगी। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल्ड सिचुएशन के अंदर ये कभी भी नहीं होता। अच्छा जी, ये टेबल देख लेते हैं। अपटेक के बारे में बताया हुआ है। अगेन एक एरो क्वेश्चन है कि अपटेक को या हाई या फिर लो करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मैं कुछ आपको हिंट शुरू में दे रही थी कि ग्रेव डिजीज में डिफ्यूज अपटेक होगा। मल्टी नोडुलर गोइटर के अंदर आपको मल्टीपल नोड्यूल्स मिलेंगे। टॉक्सिक एडेनोमा के अंदर आपको वन एरिया मिलेगी इंक्रीज अपटेक की। थायराइडोटिस, थायराइडाइटिस और आयोडीन एक्सपोजर एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर प्रोडक्शन में आपको लो अपटेक मिलेगी, क्योंकि इसमें तो फंक्शन कम ही है ना। इसके अंदर एरो भी कम ही मिलेगा, इसमें तो फंक्शन कम ही है ना, आपके पास फंक्शन थोड़ी ना बढ़ रहा है। थायरोग्लोबुलिन आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि थायरोग्लोबुलिन सारी ब्लड के अंदर रिलीज हो गई है, तो ये आपको ज़्यादा ही मिलेगी। और अगर एक्सोजेनस थायराइड हार्मोन कोई फैक्टिशियस डिसऑर्डर का केस है, अगर कोई अपने अंदर थायराइड हार्मोन इंजेक्ट कर रहा है, तो उसमें भी आपको अपटेक कमी मिलेगी, क्योंकि ग्लैंड का मसला तो इसके अंदर है नहीं, तो थायरोग्लोबुलिन भी इसमें आपको कम मिलता है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में, थायरोडाइटिस और एक्सोजेनस के बीच में, ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि थायरोग्लोबुलिन जो है आपको कम मिलता है, बाकी दोनों में हर चीज़ सेम ही होती है। क्वेश्चन देख लेते हैं। डोज प्रॉब्ली हैव टू बी इंक्रीज्ड, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, इसका आंसर है फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का आंसर है कि आप जो है इसमें आईवी फ्लूइड्स और ब्लड ग्लूकोज को कम करेंगे, फिर 5% डेक्सट्रोज देंगे हाइपोग्लाइसीमिया कम करने के लिए। तो ये इस फ्लूइड्स का सवाल है, तो इसमें आप भी ध्यान ना दें तो बेहतर है। इसमें बताया जा रहा है कि 5% डेक्सट्रोज जो है वो आईवी फ्लूइड्स में डाल देते हैं, ताकि आईवी फ्लूइड्स और इंसुलिन को हम लोग स्टार्ट कर देंगे और पेशेंट को रिहाइड्रेट करते हैं। अगर 250, तो 250 300 मिलीग्राम से अगर आ रहा है ब्लड ग्लूकोज, तो 5% डेक्सट्रोज ऐड करना ज़रूरी है, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है इस केस के अंदर। तो मैंने आपको कहा था कि पोटेशियम चेक करेंगे और ये चेक करेंगे, इसके साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा कम ना हो जाए। तो 250 और 300 की रेंज में ना आपने फिर इसके अंदर डेक्सट्रोज 5% डेक्सट्रोज ऐड कर देना होता है, क्योंकि इन्होंने पहले जो फ्लूइड दिया था वो नॉन डेक्सट्रोज कंटेनिंग था। अब जब इन्होंने ग्लूकोज को कम कर दिया, तो आप इसमें 5% डेक्सट्रोज वाला सोल्यूशन डाल देंगे। पहले आपने इनिशियली डेक्सट्रोज नहीं देना होता, पहले आपने आईवी फ्लूइड्स नॉर्मल सलाइन देना होता है, और उसके बाद आपने जो है इसके अंदर इंसुलिन देनी होती है, फिर आप डेक्सट्रोज डाल सकते हैं अगर इसकी ग्लूकोज जो है वो कम होती जाएगी। तो ऑप्शंस होंगे तो आप समझ जाएंगे, इसमें ऑप्शंस नहीं थे तो फिर इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए भी, क्योंकि बहुत ही वेग क्वेश्चन है ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इसके अंदर, तो ये आपको याद रखना है। आपको ध्यान देना है बेसिकली, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादा ग्लूकोज कम ना हो जाए, तो फिर आप 5% डेक्सट्रोज दे सकते हो। इनिशियली आप नॉर्मल सलाइन और नॉन डेक्सट्रोज कंटेनिंग देना होता है, क्योंकि डेक्सट्रोज एक शुगर है और शुगर लेवल पहले से ही बढ़ी हुई है, तो आप क्यों शुगर देंगे और ज़्यादा।
ठीक है, ये हो गया। ये कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। अ, इसमें जो है रेडियो आयोडीन अपटेक स्कैन्स हैं। 99 टेक्नीशियम स्कैन भी यूज़ की जा सकती है, बिल्कुल ऐसी ही पिक्चर देती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी यूज़ की जा सकती है इसके अंदर, इसी की तरह ही होती है वो। ये मल्टी नोड्यूलर गोइटर है, ये डिफ्यूज अपटेक वाला है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं पूरी ग्लैंड का जो है वो शेप आ रहा है। ठीक है, ये भी एक टेक्नीशियम स्कैन की ये पिक्चर है। सही। हाइपोथायराइडिज्म में कम लेवल्स होंगी T3 T4 की। मोस्ट कॉमन कॉज हाशिमोटो होता है। हाशिमोटो थायराइडाइटिस में बेसिकली ऑटो इम्यून एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज होती हैं। एंटी थायराइड परऑक्सीडेज एंटीबॉडीज भी होती हैं। दोनों जो है वो एक और एंटीबॉडी भी होती है, मुझे वो याद नहीं आ रही कौन सी होती है। एंटी थायरोग्लोबुलिन होता है, एंटी थायराइड परऑक्सीडेज होता है, और एक दूसरी भी होती है, तीसरी भी होती है, मुझे याद नहीं आ रही, तो मैं आपको बताता हूँ। तो थायराइडाइटिस जो है वो, थायराइडाइटिस में बेसिकली आपके साथ ये होता है कि तीन पोस्टमार्टम, पोस्ट वायरल, सब एक्यूट डिक्वायरमेंट भी होते हैं। डिक्वायरमेंट को पहचानने का तरीका होता है कि इसमें आपको नेक पेन होता है। ठीक है, नेक पेन होगा आपको उसके अंदर, बाकी में नहीं होगा। पोस्ट वायरल भी हो सकती है, पोस्ट पार्टम भी हो सकती है। इनके अंदर एक ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉयड फेज होता है, उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म परमानेंट होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म टेम्पररी होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म परमानेंट होता है। और सब एक्यूट थायराइडाइटिस जो है वो बेसिकली डिक्वायरमेंट का ही नाम है, जो कि लिखा हुआ है कि इट्स यूजुअली पेनफुल। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में पिट्यूटरी ट्यूमर होगा, या फिर कोई सर्जरी हो जाएगी तो पिट्यूटरी ग्लैंड निकल जाएगी आपकी। कॉन्जेनाइटल में सबसे कॉमन जो कॉज होता है वो थायराइड डिसजेनेसिस होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि थायराइड डिसजेनेसिस सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन कॉज है कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म का। ठीक है, ये प्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं कि फेलियर टू थ्राइव, हाइपोटोनिया, अम्बिलिकल हर्निया और लॉन्ग जॉन्डिस, ये ऐसे जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। जनरलाइज रेजिस्टेंस हो जाती है थायराइड हार्मोन की, एलिवेटेड जो है T3 T4 नॉर्मल टू एलिवेटेड TSH होते हैं। तो ये आपको जो है बातें सारी याद रखनी है। सही। इसमें बेसिकली रेजिस्टेंस हो जाती है हार्मोन की, तो फिर आप ये असर नहीं कर रहा होता आपकी बॉडी में, T3 T4 के रिसेप्टर्स असर नहीं कर रहे होते, तो इनकी लेवल बढ़ जाएगी और TSH नॉर्मल रहेगा, लेकिन आपको हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम मिलेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस हो गई है ना, रिसेप्टर काम नहीं कर रहे। हिस्ट्री में वीकनेस, फटीग, पोर इंटॉलरेंस, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन, ये इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन, हेयर लॉस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, मायोपैथी, होर्सनेस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि टेस्ट किए जाते हैं। इसमें ड्राई स्किन होती है, पफी स्किन होती है, एडिमा हो जाता है बॉडी में कुछ जगहों पे, ब्रैडिकार्डिया हो जाती है, डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, ये भी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे, ये आपको याद रखना। डिलेड रिलैक्सेशन, मायोपैथी, मायोपैथी हाइपर में भी हो सकती है और हाइपो में भी हो सकती है, हाइपर में भी हो सकती है और हाइपो में भी हो सकती है मायोपैथी, ये बात आपने याद रखनी है, ज़रूरी बात है ये। ठीक है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज दोनों में होती है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये आ गया मेरे पास ड्रग रिएक्शन का पॉइंट, मुझे याद आ रहा था बट मेरे दिमाग से निकल गया, वो एक पॉइंट था हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर। हाँ, अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है कि उसको एंजाइटी हो रही है, ट्रेमर्स हो रहे हैं, और अभी एंजाइटी एक दो हफ्ते पहले ही शुरू हो गई है, साथ में एक और सिम्टम हो सकता है दिया हुआ हो कि उसको शायद पसीना भी ज़्यादा आ रहा है, तो आपने ऑप्शंस को देखना है। और अगर आपको कोई ऑप्शन सही नज़र नहीं आ रहा, और अगर उसके अंदर एक ऑप्शन है कि TSH चेक करो या थायराइड लेवल्स चेक करो या थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को चेक करो, तो वो ऑप्शन आपने चूज करना है, क्योंकि हाइपर थायराइडिज्म जो है ना, हाइपर, ये न्यू ऑनसेट एंजाइटी की तरह प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, न्यू ऑनसेट एंजाइटी की तरह, तो डायरेक्ट पैनिक डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर पे जाने से पहले रिवर्सिबल कॉजेज को आपने रूल आउट करना है। तो ये न्यू ऑनसेट एंजाइटी की तरह प्रेजेंट कर सकता है, तो ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, हाइपो में अगर पेशेंट आ रही है, फीमेल पेशेंट है और न्यू ऑनसेट मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के साथ आ रही है,
या वेट गेन के साथ आ रही है तो आपने, या फिर डिप्रेशन के साथ आ रही है, डिप्रेशन के साथ अगर एल्डरली पेशेंट आ रहा है या कोई यंग फीमेल पेशेंट आ रही है तो आपने पहले रिवर्सिबल कॉजेज को रूल आउट करना है। B12 हो गया, आपका जो है थायराइड हो गया, इन चीज़ों को आपने रूल आउट करना है, क्योंकि डिमेंशिया के भी ये रिवर्सिबल कॉजेज होते हैं, तो आपने ये याद रखना है। तो डिप्रेशन के लिए आप हाइपो याद रखना और एंजाइटी के लिए हाइपर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोपाथायरॉसिल का सबसे जो बड़ा एडवर्स रिएक्शन है वो एक ग्रेनुलोसाइटोसिस है, लेकिन ये सारे आपने याद रखने हैं। रैश आर्थराइटिस भी करवा सकता है, वेस्कुलाइटिस और लिवर फेलियर भी करवा सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोपाथायरॉसिल को जो है हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दे सकते हैं, और मेथिमोजोल को हम सेकंड और थर्ड में देते हैं। इसको हम फर्स्ट में नहीं देते, इसको हम फर्स्ट में दे सकते हैं। ये भी जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड लिखा हुआ है, लेकिन सेकंड थर्ड में दे सकते हैं। और एक ग्रेनुलोसाइटोसिस ये भी करवाता है, कोलिस्टेसिस भी करवाता है। इनके एडवर्स इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट अब्लेशन का हाइपोथायराइडिज्म होता है, ठीक है, और ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, प्रेग्नेंट पेशेंट को आप ये नहीं देते हो क्योंकि इसमें रेडिएशन होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में। और ये ऑप्थेल्मोपैथी में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, क्योंकि ये उसको वर्सन कर देगी। टोटल थायराइडेक्टमी में भी हाइपोथायराइडिज्म होगा सबसे ज़्यादा। हाइपोपैराथायराइडिज्म भी हो सकता है, क्योंकि आपने पैराथायराइड ग्लैंड भी निकाल दी साथ में। और लेरिंजियल नर्व की भी डैमेज हो सकता है, ये जो कि होर्सनेस करवा सकती है। सही है, ये होर्सनेस करवा सकती है। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की डैमेज जो है ना, होर्सनेस, वो इसमें करवा सकती है। डायग्नोसिस बेस्ट इनिशियल टेस्ट TSH, और फॉलोड बाय फ्री T4 लेवल्स। सेम ट्रीटमेंट जो है वो अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपोथायराइडिज्म के लिए आप लेवोथायराइडिज्म देते हो, और सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म के लिए भी आप लेवोथायराइडिज्म देते हो अगर TSH 10 से ज़्यादा हो। वैल्यू की परवाह नहीं करें, बस ये याद रखें कि लेवोथायराइडिज्म जो है वो आप देते हो ट्रीटमेंट के लिए लेवोथायराइडिज्म। कॉम्प्लिकेशन जो है वो थायराइड लिम्फोमा ज़्यादा कॉमन होता है हाइपो हॉशिमोटो पेशेंट्स के अंदर। थायराइड लिम्फोमा की ज़्यादा चांसेस होते हैं। मिक्सडीमा कोमा, अगेन मैंने आपको बताया कि एक एमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें मेंटल स्टेटस कम डिक्रीज हो जाता है, और हाइपोथर्मिया होती है, हाइपोटेंशन होता है, ब्रेडिकार्डिया, बेसिकली सारे हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाते हैं। हाइपोवेंटिलेशन होती है, और ये काफ़ी अर्जेंटली ट्रीट करते हैं। इसमें IV लेवोथायराइडिज्म देते हैं और IV हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं, ये इसकी ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, IV लेवोथायराइडिज्म और हाइड्रोकोर्टिसोन। अगर एड्रिनल इनसफिशिएंसी एक्सक्लूड नहीं कर दी गई तो, लेकिन फिर भी आप याद रख लें तो ज़रूरी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अक्सर दोनों साथ में ही प्रेजेंट होती है। एड्रिनल इनसफिशिएंसी भी इसके साथ ही प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। ये हो गया, अच्छा थोड़ा सही रहता है। अच्छा, की फैक्ट, सब एक्यूट थायराइडाइटिस इज नॉट acute thyroiditis, इट इज पेनफुल। याद रखने के लिए पेनफुल आपको याद रखना है। और निमोनिक यानी न्यूप्लाज्म के लिए निमोनिक दिए हुए पढ़ते हैं उसको थोड़ी देर में। थायराइडाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन है थायराइड ग्लैंड की, और कॉमन सब टाइप इसके हमने पढ़ लिया। सब एक्यूट हो सकता है, रेडिएशन इंड्यूस हो सकता है, ऑटो इम्यून हो सकता है, पोस्टमार्टम इन्फेक्शियस ड्रग इंड्यूस्ड एमिड्रॉन के जरिए। एमिड्रॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसके जरिए हो सकता है। सब एक्यूट फॉर्म जो है वो टेंडर थायराइड के साथ प्रेजेंट करेगी, मलेस अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगी, और बाकी सारे जो फॉर्म्स होते हैं उनमें एक पेनलेस गोइटर प्रेजेंट होता है। लेकिन जो सब एक्यूट फॉर्म है उसके अंदर पेनलेस गोइटर नहीं प्रेजेंट होगा, उसके अंदर पेनफुल थायराइड, पूरा थायराइड मास पेनफुल होगा। उसमें कोई मास अलग से आपको नजर नहीं आएगा। थायराइड भी हो सकता है नॉर्मल मॉर्फोलॉजी हो, लेकिन वो पेनफुल होगा। ये पेनलेस गोइटर की तरह प्रेजेंट करते हैं बाकी सारे जितने भी है, ये पोस्टमार्टम हो गया, इन्फेक्शस हो गया, सब। थायराइड डिसफंक्शन होता है बेसिकली, थायराटॉक्सिकोसिस होती है, फिर हाइपोथायराइडिज्म होता है, इसमें अपटेक भी कम हो जाता है के अंदर। इनकी ट्रीटमेंट के लिए आप बीटा ब्लॉकर्स देते हो मेनली, ताकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो हाइपोथायराइडिज्म के टाइम पे, और लेवोथायराइडिज्म देते हो जब ये हाइपोथायराइडिज्म के पास स्विच कर जाते हो। तो सब एक्यूट थायराइडाइटिस बेसिकली सेल्फ लिमिटेड होती है, और सिवियर केसेस में आप एनसेड या कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हो, ठीक है। इसको बेसिकली आप बीटा ब्लॉकर के साथ ट्रीट नहीं करते,
एनसेड या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ ट्रीट करते हो। कुछ और अगर ऑप्शन में ना हो तो बीटा ब्लॉकर सेलेक्ट कर देना, लेकिन बेस्ट चीज़ ये दोनों है। बाकियों के लिए आप बीटा ब्लॉकर सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, थायराइड न्यूप्लाज्म के लिए जो निमोनिक है वो ये है कि मोस्ट पॉपुलर इज पेपिलरी। सबसे कॉमन जो पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा होता है। और इसमें जो है वो ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई होते हैं, पेपिला होते हैं, पैल्पेबल लिम्फ नोड्स होते हैं, इसमें सेमोमा बॉडीज होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई भी इंपॉर्टेंट है, सेमोमा बॉडीज भी होती हैं। और ये प्रोग्नोसिस भी इसकी अच्छी होती है, ये क्योर हो जाता है जल्दी। ये बात पता होनी चाहिए आपको। थायराइड न्यूप्लाज्म, थायराइड नोड्यूल भी कह सकते हैं इसको। अगर हम इसको एक दूसरा नाम देना चाहें तो हम थायराइड नोड्यूल भी कह सकते हैं। थायराइड नोड्यूल और न्यूप्लाज्म दोनों ही जो है वो साथ साथ होते हैं आपके, बेसिकली दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो ये जो है बहुत कॉमन होता है और ये एज के साथ बढ़ते हैं और ज़्यादातर जो है बिनाइन होते हैं। बेसिकली एसिम्टोमेटिक प्रेजेंटेशन होती है, इंसिडेंटली डिस्कवर होते हैं। और हाइपर फंक्शनिंग जो होते हैं वो बेसिकली हाइपरथायराइडिज्म के साथ होंगे, जाहिर सी बात है। लार्ज नोड्यूल जो होते हैं वो आपकी डिस्फेगिया करा सकते हैं, डिस्निया, चोकिंग करवा सकते हैं, चोकिंग सेंसेशन करवा सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेकिया और एसोफेगस को ब्लॉक कर रहे होते हैं। और इनमें रिस्क भी मैलिग्नेंसी की होती तो है ज़्यादा, क्योंकि न्यूप्लाज्म में तो रिस्क तो ज़्यादा होगी। अगर आपकी चाइल्डहुड में रेडिएशन के साथ एक्सपोजर है या कोल्ड है, अगर मैं आपको बताऊं सही तरीके से, तो वो ये है कि अगर आपकी चाइल्डहुड में रेडिएशन की हिस्ट्री है, या फिर एक कोल्ड नोड्यूल है, फीमेल सेक्स है, या फिर बहुत यंग एज है, यहाँ पर 70 से अबव है, फर्म फिक्स नोड्यूल है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, रैपिडली ग्रोइंग नोड्यूल है होस्टने से, ये सारे जो है वो रिस्क फैक्टर्स है जो आपको याद करने के एक मलिग्नेंट के लिए, क्योंकि 95% तो बिनाइन होते हैं, तो वो तो आपको पता ही है। लेकिन अगर ये सिचुएशन क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट करती है तो आपने ये याद रखना है कि ये फिर मलिग्नेंट हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो आपने याद रखनी है, सारी एक्सेप्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। लिम्फेडेनोपैथी के लिए आप हमेशा चेक करते हो एंटीरियर सर्विकल, ताकि आपको पता चले कि कार्सिनोमा कहीं फैल तो नहीं गया ज़्यादा। ये इसकी टाइप्स होती है। पेपिलरी हो गया आपका सबसे कॉमन थायराइड कैंसर होता है। मेल टू फीमेल टू मेल रेशियो सबसे ज़्यादा ये फीमेल्स में होते हैं, 3:1। स्लो ग्रोइंग होता है और इसकी जो है वो फॉलिकुलर सेल्स के अंदर ये हार्मोन प्रेजेंट होता है। सेमोमा बॉडीज होती है इसके अंदर, लिम्फेटिक स्प्रेड होता है इसका। लिम्फेडेनोपैथी आपको मिलती है, 90% पेशेंट सर्वाइव करते हैं। प्रोग्नोसिस जो है वो पुअर होता है उनमें जो 45 की एज के बाद डायग्नोस होते हैं, यहाँ पर बहुत लार्ज ट्यूमर है। फॉलिकुलर जो है वो उसकी प्रोग्नोसिस भी काफ़ी अच्छी होती है, वो इतना ख़राब नहीं होता, मगर ये थोड़ा सा लेस कॉमन होता है। और इसकी हेमाटोलॉजिक स्प्रेड होती है, ये इसमें आपको लिम्फेडेनोपैथी कम मिलती है। मेडुलरी जो है वो बेसिकली आपको मेन 2 और 2A में 2B में मिलेगा, अगर आपको याद होगा तो फियोक्रोमोसाइटोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा मिलता है आपको। और साथ में आपको यहाँ तो पैराथायरॉयड एडिनोमा मिल सकता है, या तो फिर आपको जो है मेन 2A में पैराथायरॉयड एडिनोमा मिलेगा, 2B में आपको मार्फनॉइड हैबिटस और म्यूकोजल न्यूरोमास मिलते हैं। 80% पेशेंट इसमें भी सर्वाइव कर जाते हैं। इसमें बेसिकली सी सेल्स के अंदर ट्यूमर होता है, तो आपको कैल्सिटोनिन की लेवल जो है बड़ी भी मिल सकती है। प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है डिग्री ऑफ वैस्कुलर इन्वेशन में। देखिए, प्रोग्नोसिस सबकी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, इसके सवाल जो है पेपर में ज़्यादा आने लगे हैं आजकल। एनाप्लास्टिक जो है वो बहुत ही ख़राब वाला है, इसके प्रोग्नोसिस वर्स है, 10% पेशेंट जो है वो सर्वाइव करते हैं। मेटास्टेसिस भी होती है इसकी, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। अच्छा, की फैक्ट कोई रह तो नहीं गया, ये वाले कैल्सिटोनिन लेवल्स चेक करने हैं आपको मेडुलरी कैंसर में, और हाइपर फंक्शनिंग मैलिग्नेंट नहीं होते, याद रखनी है। अच्छा, ट्रीटमेंट जो है वो एफएनए होता है मोस्ट थायराइड नोड्यूल्स की, ठीक है। लेकिन अगर बिनाइन है तो फिर उसको हम एफएनए से ट्रीट करेंगे, सिस्टिक है बिनाइन है तो एफएनए से ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर बिनाइन नहीं है, मालिग्नेंट है, तो फिर हमें रिसेक्शन करना होता है, या फिर टोटल थायराइडेक्टमी करनी होती है, जो कि बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट होती है। उसके बाद फिर हम उसको कीमोथेरेपी और आयोडीन थेरेपी की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन बेस्ट इसकी रिसेक्शन ही होता है। एज विद ऑल कैंसर्स, अगर इनडिटर्मिनेंट है एफएनए, तो फिर आप इंतजार करोगे या फिर हेमी थायराइडेक्टमी करोगे, ठीक है, अवेट करने के लिए।
ताकि कुछ पता चले, लेकिन बेसिकली आप इसको रिसेक्शन ही करते हो सबसे ज़्यादा। सही है। इसके अंदर हम लोग, अगर आपको टोटल थायरॉयडेक्टमी ज़्यादातर होती है मेडुलरी में और पेपिलरी में भी होती है, क्योंकि ये जो है ना रिकरिंग ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये जो है आपको ये जो पूरा चार्ट है ये आपको याद करना है। बेसिकली एल्गोरिदम जो है वो उसका ऐसे है कि थायराइड नोड्यूल अगर आपको मिल रहा है, सबसे पहले तो आप उसकी टीएसएच टेस्टिंग कराओगे, टीएसएच टेस्टिंग कराओगे और अल्ट्रासाउंड कराओगे। ठीक है, सबसे पहले टीएसएच टेस्टिंग कराओगे या अल्ट्रासाउंड कराओगे। ठीक है, सबसे पहले लेट अस बिगिन। सबसे पहले आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन करवानी है, फिर टीएसएच करवानी है, फिर अल्ट्रासाउंड करवाना है। ठीक है, सबसे पहले ये होगा एग्जामिनेशन, फिर टीएसएच, फिर अल्ट्रासाउंड। ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, ये टेस्ट किया गया है। हिस्ट्री एग्जामिनेशन सबसे फर्स्ट होता है। एज विद एवरी कंडीशन, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर टीएसएच बढ़ा हुआ आ रहा है तो फिर ये कोल्ड नोड्यूल है, नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है तो मतलब ये कोल्ड नोड्यूल है। फिर आप जाते हैं एफएनएसी या फिर बायोप्सी की तरफ। ठीक है, मैलिग्नेंट होगा तो आप सर्जरी कर दोगे, बेनाइन होगा तो आप फॉलो अप दोगे, इनएडुकेट होगा तो आप फिर भी थोड़ा सा रिपीट करोगे या फिर आप फॉलो अप करोगे उसको। इनडिटर्मिनेंट होगा तो हम लोग रेडियो आयोडीन अपटेक की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर इंडिटर्मिनेंट होगा। अगर लो टीएसएच है तो मतलब कि हाइपर फंक्शनिंग है, अभी हमें पक्का नहीं है लेकिन है, तो फिर हम इसमें रेडियो आयोटिक स्कैन करेंगे, रेडियो अपटिक स्कैन करेंगे या टेक्नीशियन 99 स्कैन करेंगे। इसमें अगर कंफर्म हो गया तो हॉट है, तो फिर तो हम जो है कुछ भी नहीं कर सकते करेंगे, क्योंकि ये जो है बिनाइन होगा, ये बिनाइन होगा ज़्यादातर। लेकिन अगर ये करने के बावजूद हमें पता चला कि कोल्ड है, तो फिर हम इस जो है साइड पे चले जाएंगे टेबल की, उसको रिसेक्ट करेंगे, उसको एज अ मलिग्नेंट ट्यूमर की तरह उसको हम देखेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, उसको फॉलो अप करेंगे। ठीक है, अगर टीएसएच लो हुआ तब भी ऐसा मुमकिन है कि हमें कोल्ड मिल सकता है, तो ऐसा नहीं हो कि आप जो है इसमें एक ही सिचुएशन को अपने दिमाग में लेके चले। मेक श्योर टू बी फ्लेक्सिबल ड्यूरिंग द क्वेश्चंस। तो ये एल्गोरिदम आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, थायराइड नोड्यूल को डायग्नोस करने का एल्गोरिदम है, आपने याद रखना है। ईजी है काफ़ी, 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। एफएनएसी आप करेंगे कोल्ड नोड्यूल्स के लिए, कोल्ड नोड्यूल्स के लिए और हॉट नोड्यूल्स के लिए आप ऐसे फॉलो अप कर लेंगे। बाकी यहाँ पे हमारा सेक्शन जो है कंप्लीट हो गया।